वो सारे नेशनल साइंटिस्ट अभी भी इंटरोगेशन रूम में बंद है। क्या डायरेक्टर ली की आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा गया? चीफ कमांडर चिन और वो सारे साइंटिस्ट, वो सब भी यहां बंद हैं। डायरेक्टर ली को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें लोंगो के सबसे बड़े साइंटिस्ट से इस घटिया पुलिस लॉकअप में मिलना पड़ेगा। डायरेक्टर ली ने गुस्से से पलटकर पुलिस चीफ जांग को घूरा। अगर नजरें सच में जान ले सकती तो पुलिस चीफ जांग अब तक हजारों बार मर चुका होता। डायरेक्टर ली पागलों की तरह भागकर इंटरोगेशन रूम के पास गए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर डायरेक्टर ली की सांसें अटक गईं। उस बदबूदार अंधेरे कमरे में कई सारे बुजुर्ग लोग जमीन पर बैठे थे। वो सब के सब कम से कम 70 to 80 साल के रहे होंगे। पहले तो डायरेक्टर ली समझ नहीं पाए, पर अगले ही पल उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये कोई आम बुजुर्ग नहीं थे, ये सब लोंगो साइंस अलायंस के सीनियर साइंटिस्ट थे, जिनका नाम पूरी दुनिया में इज्जत से लिया जाता था। और इन गॉड्स को एक घटिया इंटरोगेशन रूम में जानवरों की तरह बंद कर दिया गया था। डायरेक्टर ली का दम घुटने लगा, पर एक बात की राहत थी कि कम से कम ये सारे साइंटिस्ट सेफ थे। अगर इनमें से किसी एक को भी खरोच आ जाती तो डायरेक्टर ली की 9 जानें भी उन्हें मौत की सजा से नहीं बचा पाती। डायरेक्टर ली आगे बढ़े और आखिरी इंटरोगेशन रूम के पास पहुंचे। वहां तुम जमीन पर बहुत शांति से बैठे हुए थे। डायरेक्टर ली के कदमों की आवाज सुनकर तुमने सिर उठाया और उन्हें देखकर एक हल्की सी स्माइल दी। डायरेक्टर ली ने तुम्हें पहले कभी फेस टू फेस नहीं देखा था, पर इस सिचुएशन में उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि तुम कौन। लोंगो के हिस्ट्री के सबसे यंग साइंटिस्ट चीफ कमांडर चिन। डायरेक्टर ली ने हड़बड़ाहट में 90 डिग्री झुककर तुम्हें बो किया और कांपते हुए बोले, चीफ कमांडर चिन, मैं प्रोविंस पुलिस डायरेक्टर ली आपसे माफी मांगता हूं। आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। इतना बोलकर डायरेक्टर ली बाहर की तरफ मुड़े और एक शेर की तरह दहाड़े, जांग जिंगमिंग, साले कुत्ते क्या मरने की एक्टिंग कर रहा है? जल्दी से चाबियां लेकर आ और दरवाजा खोल। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें पता भी है तुमने किन भगवानों को यहां बंद किया है। बाहर जमीन पर पड़े पुलिस चीफ जांग ने जब यह दहाड़ सुनी तो वो कांपते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने सामने खड़े मिनिस्टर चेन और जनरल चाओजिन को देखा और उसका चेहरा पूरी तरह डिस्पेयर में डूब गया। अब जाकर उसे रियलाइज हुआ था कि उसने आखिर किन लोगों को अरेस्ट किया है। सुप्रीम मिनिस्टर, सुप्रीम जनरल और ना जाने कौन कौन से गॉड्स इंटरोगेशन रूम में बंद है। अब चाहे वो इन सबको आजाद कर दे या कुछ भी कर ले, उसकी मौत तो पक्की थी। तभी पुलिस चीफ जांग की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। अगर मैं डायरेक्टर ली को भी अपने साथ फंसा लूं तो शायद किन यांग खुद ही अपना क्राइम एक्सेप्ट कर ले, और अगर चिन यांग ने क्राइम एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, यही ऑप्शन है। यह सोचकर पुलिस चीफ जांग पागलों की तरह डायरेक्टर ली की तरफ भागा। डायरेक्टर ली, नहीं, आप उन्हें नहीं खोल सकते। पुलिस चीफ जांग रोते हुए चिल्लाया, डायरेक्टर ली, ये सब क्रिमिनल्स हैं, खासकर वो चिन यांग। उसने हाइदाओ में 3 मर्डर किए हैं। उसने बाई फैमिली के इकलौते वारिस को मारा है। डायरेक्टर ली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम चिन यांग से क्राइम एक्सेप्ट करवाएं। अगर उसने क्राइम एक्सेप्ट कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। डायरेक्टर ली, एक बार मेरी बात मान लीजिए, अगर चिन यांग कन्फेस कर लेगा तो बाई फैमिली हमारे साथ होगी और फिर हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, उल्टे हमें प्रमोशन मिलेगा। उस वक्त पुलिस चीफ जांग की हालत किसी पागल कुत्ते जैसी हो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो जमीन पर घुटनों के बल बैठकर डायरेक्टर ली के पैरों में गिर पड़ा था। ये बकवास सुनकर डायरेक्टर ली का दिमाग ब्लैंक हो गया। क्या कहा इसने? बाहर जो हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स खड़े हैं वो बाई फैमिली के? क्या वो टैंक्स चीफ कमांडर चिन के लिए नहीं आए हैं? ये सुनकर पीछे खड़े जनरल साओजिन को बहुत जोर से हंसी आ गई। हा 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 हा। जनरल साओजिन के हंसते ही बाकी सारे सीनियर साइंटिस्ट्स और पॉलिटिशियंस भी जोर जोर से हंसने लगे। उन सब की हंसी में पुलिस चीफ जांग के लिए एक बहुत बड़ा मजाक और सार्केज्म छुपा हुआ था। डायरेक्टर ली कोई बेवकूफ नहीं थे। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि चल क्या रहा है। इस गधे जांग जिंगमिंग का दिमाग सच में खराब हो गया है। यह सोचता है कि बाहर खड़े वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स बाई फैमिली ने भेजे हैं। बाई फैमिली की इतनी औकात है, वो सारे टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स चीफ कमांडर चिन के ऑर्डर्स पर आए हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। यह समझते ही डायरेक्टर ली का गुस्सा 7वें आसान पर पहुंच गया। वो पुलिस चीफ जांग पर चिल्लाए, साले बेवकूफ, तुझे किसने कहा कि वो बाई फैमिली के आदमी है? साले गधे, तू पुलिस चीफ है या कोई सर्कस का जोकर? इतनी आसानी से तुझे किसी ने भी बेवकूफ बना दिया हो क्या? वो बाई फैमिली के लोग नहीं है, वो टैंक्स तुम्हारे चिन यांग लिए आए। पुलिस चीफ जांग की सांसें अटक गईं। उसने घबराकर मिनिस्टर चेन, उन सारे सीनियर साइंटिस्ट और जनरल्स की तरफ देखा। वो सब पुलिस चीफ जांग को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो। ये इम्पॉसिबल है,
पुलिस चीफ जियांग पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। ये तुम्हारा बैकग्राउंड कैसे हो सकता है? तुम तो बस एक 20 साल के लड़के हो। तुम्हारे पास इतने सारे गॉड्स का सपोर्ट कैसे हो सकता है? तुम इतनी खौफनाक पावर कैसे कंट्रोल कर सकते हो? पुलिस चीफ जियांग को यकीन ही नहीं हो रहा था, पर डायरेक्टर ली को उसकी इस बकवास से कोई मतलब नहीं था। वो फिर से दहाड़े, अबे खड़े क्या हो, दरवाजा खोल साले कमीने, दरवाजा खोल। डायरेक्टर ली की दहाड़ सुनकर पुलिस चीफ जियांग कांपते हुए खड़ा हुआ। उसने तुम्हारी तरफ देखा, तुम अभी भी बिल्कुल शांत बैठे थे। उसने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं दरवाजा खोलता हूं, जल्दी खोल, हमारे पास टाइम नहीं है। डायरेक्टर ली गुस्से से पागल हो रहे थे, पर इससे पहले कि पुलिस चीफ जियांग चाबियां ढूंढ पाता, अचानक आसमान में फिर से हेलीकॉप्टर्स की खौफनाक आवाज गूंजने लगी। सबने अपना सिर उठाकर देखा। हेडक्वार्टर्स के ठीक ऊपर एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हॉवर कर रहा था। हेलीकॉप्टर ने लैंडिंग का वेट नहीं किया, बल्कि हवा से ही कुछ फुल्ली आर्म्ड सोल्जर्स सीधे पुलिस हेडक्वार्टर्स के कंपाउंड में कूद पड़े। जमीन पर आते ही उन सोल्जर्स ने बिजली की स्पीड से हेडक्वार्टर्स के सारे पुलिस ऑफिसर्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही हेडक्वार्टर्स का हर एक पुलिस ऑफिसर जमीन पर मुंह के बल पड़ा था और सोल्जर्स ने उनके सिर पर गन्स तान रखी थी। यह देखकर पुलिस चीफ जंग और बाकी ऑफिसर्स के होश उड़ गए। ये कौन लोग हैं? इनकी स्पीड तो इंसानों जैसी है ही नहीं। तभी उन सोल्जर्स का कैप्टन डायरेक्टर ली और पुलिस चीफ जियांग की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में ऐसा खौफनाक गुस्सा था कि डायरेक्टर ली डर के मारे 2 कदम पीछे हट गए और उनका पैर फिसल गया। वो जमीन पर गिर पड़े। डायरेक्टर ली का गला सूख गया था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। ये कौन लोग हैं? पुलिस चीफ जियांग भी उन सोल्जर्स की मर्डर इंटेंट को फील करके जमीन पर गिर पड़ा। वो पसीने से पूरी तरह भीग चुका था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। उन स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स ने अभी तक कोई हथियार भी यूज नहीं किया था, पर सिर्फ उनकी खतरनाक प्रेजेंस इन मामूली पुलिस ऑफिसर्स को डराने के लिए काफी थी। टास्क फोर्स कैप्टन वांग कांग ने डायरेक्टर ली और पुलिस चीफ जियांग को इग्नोर किया और सीधा उस इंटरोगेशन रूम के पास गया जहां तुम बैठे थे। उसने बहुत रिस्पेक्ट से सैल्यूट किया और भारी आवाज में कहा, नॉर्थ वेस्ट वुल्फ रेजिमेंट, वुल्फ स्पेशल टास्क फोर्स कैप्टन वांग कांग रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। हमें पनिशमेंट दीजिए सर, हमें आने में देर हो गई। बूम! ये सुनकर वहां मौजूद सभी बॉसेस का दिमाग सुन्न पड़ गया। मिनिस्टर चेन की आंखों में भी चमक आ गई। तभी मैं सोचूं कि उन सारे साइंटिस्ट और जनरल्स को पता था कि तुम लॉन्ग गो के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो और तुमने इस देश के लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस दिए। और दूसरी तरफ जमीन पर पड़े पुलिस चीफ जियांग की तो जैसे रूह ही निकल गई। अभी इसने क्या कहा? नॉर्थ वेस्ट वुल्फ रेजिमेंट की टास्क फोर्स, ये लॉन्ग गो की सबसे पावरफुल मिलिट्री यूनिट है। हे भगवान, क्या मैं पागल हो गया हूं या ये दुनिया पागल हो गई है? आखिर हो क्या रहा है? पुलिस चीफ जियांग ने कांपते हुए तुम्हारी तरफ देखा। तुम अभी भी बिल्कुल शांत बैठे थे। तुम्हारे चेहरे पर जरा सा भी शौक नहीं था। आखिर तुम्हारा बैकग्राउंड कितना खौफनाक है जो तुम इन मिलिट्री लेजेंड्स को देखकर भी एकदम नॉर्मल हो। क्या बाय फैमिली की पावर सच में तुम्हारे सामने टिक पाएगी? पुलिस चीफ जियांग की सारी हैकड़ी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी। तभी पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर फिर से गाड़ियों की बहुत तेज आवाजें आने लगी और लोग आ रहे हैं। ये आवाजें सुनकर पुलिस चीफ जियांग का दिमाग फटने लगा। अभी क्या बाकी रह गया है? कुछ ही सेकंड बाद मिलिट्री बूट्स की भारी आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें पुलिस चीफ जियांग के लिए किसी मौत के अलार्म जैसी थी। वो पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा, ये क्या हो रहा है और कौन आ गया? कुछ ही देर में कैप्टन यांग अपनी शार्प नाइफ स्पेशल फोर्सेस और 5000 सोल्जर्स की पूरी फौज के साथ हेडक्वार्टर्स के अंदर घुसा। कैप्टन यांग और उसके सोल्जर्स के चेहरे गुस्से से लाल हो रहे थे और उनके हाथों में लोडेड वेपन्स थे। उनके पीछे पीछे हेडक्वार्टर्स के बाहर ड्यूटी दे रहे सारे पुलिस ऑफिसर्स हथकड़ियों में बंधे हुए रोते हुए अंदर आ रहे थे। कैप्टन यांग अंदर आते ही पागलों की तरह तुम्हें ढूंढने लगा और जब उसने देखा कि तुम एक घटिया इंटरोगेशन रूम में बंद हो तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो भागकर तुम्हारे पास आया और सिर झुकाकर बोला, आई एम सॉरी चीफ, हमारी वजह से आपको यह सब झेलना पड़ा। फिर कैप्टन यांग पीछे मुड़ा और एक शेर की तरह दहाड़ा। कौन सा वो नीच कुत्ता है जिसने चीफ कमांडर को अरेस्ट करने की हिम्मत की? कैप्टन यांग की दहाड़ से पूरा हेडक्वार्टर्स कांप उठा। जब कैप्टन यांग ने आसपास देखा तो उसकी नजर वुल्फ टास्क फोर्स के 7 सोल्जर्स पर पड़ी और कैप्टन यांग का खून जम गया। वो डर के मारे तुम्हारे चेहरे की तरफ नहीं देख पा रहा था। कैप्टन यांग ने सिर झुकाए हुए ही जल्दी से कहा, चीफ आप टेंशन मत लीजिए, मैडम रुयान और दो दोनों बिल्कुल सेफ है। यह सुनकर आखिरकार तुम्हारे चेहरे पर जो कोल्डनेस थी वो कम हो गई। तुमने एक गहरी सांस ली और कैप्टन यांग से कहा, वैंग सैंग जल्दी से डॉक्टर युआन और बाकी साइंटिस्ट को बाहर निकालो। यस सर। वैंग सैंग ने तुरंत पुलिस चीफ जियांग को कॉलर से पकड़ा और हवा में उठा लिया। पुलिस चीफ जियांग कुत्ते की तरह कांप रहा था, उसमें रत्ती भर भी हिम्मत नहीं बची थी। पुलिस चीफ जियांग
क्या तुमने अभी तक नहीं पहचाना कि तुमने आखिर किन लोगों को अरेस्ट किया है? वांग सान ने पुलिस चीफ जांग की जेब से चाबियां निकाली और अपने एक सोल्जर को देकर दरवाजे खोलने का ऑर्डर दिया। जैसे ही इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा खुला, 2 सोल्जर्स तुरंत अंदर गए और डॉक्टर युआन फंगवा को बहुत रिस्पेक्ट के साथ बाहर लेकर आए। डॉक्टर युआन के बाहर आते ही हेडक्वार्टर्स के अंदर मौजूद सारे मिलिट्री सोल्जर्स ने एक साथ सल्यूट किया। सल्यूट टू डॉक्टर युआन। ये खौफनाक नजारा देखकर पुलिस चीफ जांग का हार्ट फेल होने वाला था। अभी तो शुरुआत हुई, उसके बाद जो हुआ उसने पुलिस चीफ जांग को पूरी तरह पागल कर दिया। इंटरोगेशन रूम से एक एक करके बुजुर्ग साइंटिस्ट बाहर आने लगे और हर साइंटिस्ट के बाहर आने पर कैप्टन यांग उनका नाम बहुत रिस्पेक्ट से अनाउंस कर रहा था। लॉन्ग गो साइंस अलायंस एस्ट्रोफिजिक्स डिवीजन प्रेसिडेंट डॉक्टर बाई योयू। हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर। लॉन्ग गो साइंस अलायंस स्पेस डिफेंस वेपन्स रिसर्च एसोसिएशन प्रेसिडेंट डॉक्टर न्यू शांगचेन। हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर। जैसे जैसे कैप्टन यांग नाम बोल रहा था, पुलिस चीफ जांग का दिमाग सुन्न पड़ता जा रहा था। ये सारे बुजुर्ग नेशनल साइंटिस्ट थे और सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि लॉन्ग गो के सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट्स थे और उसने इन सारे नेशनल ट्रेजर्स को क्रिमिनल्स की तरह अरेस्ट कर लिया था। अब जाकर पुलिस चीफ जांग को पूरी रियलिटी समझ आई। मैंने आखिर क्या कर दिया है? मेरी मौत पक्की है। तभी मैं सोचूं कि इतने सारे मिलिट्री सोल्जर्स और वुल्फ स्पेशल टास्क फोर्स यहां क्यों आई है। और दूसरी तरफ डायरेक्टर ली भी पैनिक से कांप रहे थे। उन्हें पता था कि ये सीनियर सिटीजन्स वीआईपीज हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि ये लॉन्गो साइंस अलायंस के प्रेसिडेंट्स हैं। ये सारे साइंटिस्ट्स लॉन्गो के नेशनल ट्रेजर्स थे और एक मामूली पुलिस चीफ ने इन सबको अरेस्ट कर लिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। डायरेक्टर ली गुस्से से पागल हो रहे थे। अगर जांग जिंगमिंग ने मेरी बात मान ली होती तो मैं शायद इसे बचा लेता, पर यह नीच कुत्ता मुझे भी अपने साथ मरवाना चाहता था। डायरेक्टर ली डर से कांप रहे थे, पर अभी किसी को उनकी परवाह नहीं थी। कुछ ही मिनट्स में कैप्टन यांग ने सारे वीआईपीज को सेफ बाहर निकाल लिया था। कैप्टन यांग डर से ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। आखिर ये सब नेशनल ट्रेजर्स थे। फिर कैप्टन यांग गुस्से में पुलिस चीफ जांग को घसीटते हुए आगे लाया और दहाड़ कर बोला, अपनी आंखें खोलकर देख, तूने किन लोगों को अरेस्ट किया है? ये लॉन्ग गो के सुप्रीम सिक्योरिटी मिनिस्टर चेन है। फिर कैप्टन यांग ने जनरल साउजिन की तरफ देखा और ये लॉन्ग गो के नॉर्थ ईस्ट रीजन के सुप्रीम जनरल साउजिन है। जैसे जैसे कैप्टन यांग नाम बता रहा था, पुलिस चीफ जांग का दिल बैठता जा रहा था। उसे लग रहा था कि वो अभी के अभी सुसाइड कर ले। उसने एक ही झटके में लॉन्ग गो के सारे टॉप बॉसेस को अरेस्ट कर लिया था। सबके इंट्रोडक्शन के बाद कैप्टन यांग बहुत रिस्पेक्ट के साथ तुम्हारे पास आया और तुम्हें बाहर निकाला। पुलिस चीफ जांग की फटी हुई आंखें अब सिर्फ और सिर्फ तुम पर टिकी थी। उसे पता था कि आज जो भी तूफान आया है वो सब सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। ये हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, 5000 सोल्जर्स, वुल्फ टास्क फोर्स, ये सब के सब सिर्फ इस 20 साल के लड़के के लिए आया। किन यांग, कुछ तो बोलो, तुम आखिर हो कौन? प्लीज मुझे बताओ। पुलिस चीफ जांग पागलों की तरह चीख रहा था। उसमें अब पुलिस चीफ वाली कोई डिग्निटी नहीं बची थी। वो बस एक पागल कुत्ते की तरह भौंक रहा था। डायरेक्टर ली भी शॉक में थे। वो भी जानना चाहते थे कि आखिर तुम्हारा असली स्टेटस क्या है, जो इतने सारे नेशनल बॉसेस तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। उन्होंने अपनी पूरी करियर में ऐसा खौफनाक सीने कभी नहीं देखा था। जब डायरेक्टर ली अपने दिमाग में थियरीज बना रहे थे, तभी डॉक्टर युआन फांगवा ने भारी आवाज में कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि चीफ कमांडर चिन आखिर है कौन? तो सुन, ये लॉन्ग गो के हिस्ट्री के सबसे यंग और सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं। इनकी ही वजह से लॉन्ग गो आज साइंस की फील्ड में पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। ये लॉन्ग गो के सबसे यंग नेशनल ट्रेजर वुशोंग गोशे पीयरलेस स्कॉलर है। डॉक्टर युआन की बात खत्म होते ही पूरे हेडक्वार्टर्स में मौत का सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद हर एक इंसान पूरी रिस्पेक्ट और सदमे के साथ तुम्हें देख रहा था। पीयरलेस स्कॉलर, लॉन्ग गो के हिस्ट्री का सबसे यंग नेशनल ट्रेजर। पुलिस चीफ जांग का दिमाग सुन पड़ गया, पर शौक से ज्यादा अब उसके दिल में डर था। ये लड़का मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। 20 साल की उम्र में नेशनल ट्रेजर। तभी पुलिस चीफ जांग को बाय फैमिली की याद आई। बाय फैमिली तो इस लड़के के सामने एक चींटी के बराबर है। बाय फैमिली की इतनी हिम्मत कि वो एक नेशनल ट्रेजर से पंगा लें। पुलिस चीफ जांग को बटलर जो कि वो घमंडी बातें याद आ रही थी कि आसमान में जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं वो बाय फैमिली ने भेजे हैं। पुलिस चीफ जांग पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगा। मैंने बाय फैमिली की बात क्यों मानी? मैंने डायरेक्टर ली की बात क्यों नहीं मानी? अगर मैंने डायरेक्टर ली की बात मानी होती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। पर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। पुलिस चीफ जांग को पता था कि अब उसकी मौत पक्की है और बाय फैमिली की भी मौत पक्की है। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मैं इनोसेंट हूं, मुझे फंसाया गया है, ये सब बाय फैमिली का प्लान था। बाय फैमिली ने मुझे ऑर्डर दिया था ऐसा करने के लिए। बाई इंचुआन एक राक्षस है। कैप्टन यांग ने ठंडी आवाज में कहा, जांग जिंगमिंग, अब भी तुझे समझ नहीं आ रहा? बाय फैमिली की मौत तो तय है,
पर आज तेरी जो हालत है वो भी तेरे ही कर्मों का नतीजा है। तुझे चांस दिया था पर तूने उसे अपने ही पैरों तले कुचल दिया। अब बकवास करने का कोई फायदा नहीं। कैप्टन यांग की बात खत्म होते ही टास्क फोर्स कैप्टन वांग कैंग आगे आया और उसने अपना भारी मिलिट्री बूट सीधे पुलिस चीफ जियांग की छाती पर रख दिया। वांग चांग ने एक खौफनाक आवाज में कहा, लॉन्ग गो के नेशनल ट्रेजर, नेशनल साइंटिस्ट को इंसल्ट करना और अरेस्ट करना हमारे देश में ट्रीजन, देशद्रोह माना जाता है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। मौत, ये वर्ड सुनते ही पुलिस चीफ जियांग का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे चक्कर आने लगे। वो पुलिस चीफ था, उसका करियर सेट था, उसकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, पर जब से उसने इस लड़के चिन यांग को अरेस्ट किया, मेरी तो पूरी लाइफ खत्म हो गई। मुझे डेथ पेनल्टी मिलेगी। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो इनोसेंट हूं। वो बाई इंचवान है असली क्रिमिनल। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस चीफ जियांग रोते हुए भीख मांग रहा था। उसकी आंखों से आंसू और नाक से पानी बह रहा था। अब पछताने का क्या फायदा जियांग जिंगमिंग, ये सब तेरी ही बेवकूफी का नतीजा है। तुझे पता भी है लॉन्ग गो के नेशनल ट्रेजर को अरेस्ट करना देश से गद्दारी करने के बराबर है। तुझे मौत की सजा भी कम ही मिलेगी। कैप्टन यांग ने गुस्से से दहाड़ा। यह सुनकर पुलिस चीफ जियांग के होठ कांपने लगे। वो पागलों की तरह घिसटता हुआ तुम्हारी तरफ आया। उसने तुम्हारे पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, नेशनल ट्रेजर चिन, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मुझे आपकी आइडेंटिटी नहीं पता। नेशनल ट्रेजर चिन, आप तो बहुत बड़े इंसान हैं। प्लीज मुझ जैसे कीड़े को माफ कर दीजिए। अगर आप मेरी जान बख्श देंगे तो मैं जिंदगी भर आपका कुत्ता बनकर रहूंगा। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। प्लीज मुझे मत मारिए। पुलिस चीफ जियांग रोते रोते इतना पागल हो गया था कि अचानक हवा में पेशाब की बदबू फैलने लगी। सबके चेहरे पर घिन आ गई। पुलिस चीफ जियांग डर के मारे पैंट में ही पेशाब कर चुका था, पर उसे इस बात का कोई होश नहीं था। वो बस पागलों की तरह तुम्हारी टांगे पकड़े हुए था और भीख मांग रहा था। ये घिनौना नजारा देखकर कैप्टन वांग कांग ने गुस्से से कहा, अबे खड़े क्या हो, इस गंद को बाहर निकालो यहां से, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुरंत 2 सोल्जर्स आए और पुलिस चीफ जियांग को घसीटते हुए बाहर ले गए। जियांग जिंगमिंग का तो गेम ओवर हो गया। ये देखकर प्रोविंस पुलिस डायरेक्टर ली का चेहरा पीला पड़ गया। अब उसे अपनी जान की चिंता होने लगी। हे भगवान, बस अब कोई मेरी तरफ ध्यान न दे, मुझे सब इग्नोर कर दें। पर जो डर होता है वही होता है। डायरेक्टर ली के सोचते ही कमरे में मौजूद सारे बॉसेस और तुम्हारी नजर सीधे डायरेक्टर ली पर जाकर टिक गई। डायरेक्टर ली का दिल धक से रह गया। वो हड़बड़ाते हुए बोले, चीफ कमांडर चिन, मेरा और जियांग जिंगमिंग का कोई कनेक्शन नहीं है। मैं पूरी तरह इनोसेंट हूं। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। तुमने डायरेक्टर ली की डरी हुई आंखों में देखते हुए भारी आवाज में पूछा, क्या जियांग जिंगमिंग को मुझे अरेस्ट करने का ऑर्डर तुमने दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। डायरेक्टर ली ने पागलों की तरह अपना सिर हिलाते हुए कहा, इस मैटर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मिनिस्टर चेन का कॉल आते ही मैंने तुरंत जियांग जिंगमिंग को ऑर्डर दिया था कि वो आपकी फैमिली को बचाए, पर मुझे नहीं पता था कि ये कुत्ता मेरे ऑर्डर्स इग्नोर करके बाय फैमिली से मिल जाएगा। चीफ कमांडर चिन, आज जो भी हुआ, मैं प्रोविंस पुलिस डायरेक्टर होने के नाते उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, पर कसम से मैंने आपके अरेस्ट का ऑर्डर नहीं दिया था। मैं कसम खाता हूं। डायरेक्टर ली डर से पागल हो रहे थे। आखिरकार ये ट्रीजन, देशद्रोह का मामला था। तुमने डायरेक्टर ली को बहुत ठंडी नजर से देखा और पूछा, तो तुम्हारा बाय फैमिली से क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। डायरेक्टर ली ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, मेरा बाय फैमिली से कभी कोई कांटेक्ट नहीं रहा। मैं सच कह रहा हूं, आप चेक करवा सकते हैं। डायरेक्टर ली की यह हालत देखकर तुम्हारा गुस्सा थोड़ा कम हुआ। तुमने एक गहरी सांस ली और कहा, चूंकि तुम्हारा बाय फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है तो तुम जा सकते हो। ड्यूटी में लापरवाही की सजा तुम्हें बाद में मिलेगी। फिर तुमने कैप्टन वांग कांग और कैप्टन यांग की तरफ देखा। तुरंत कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को बाय फैमिली के मैंशन भेजो। आज बाई फैमिली के घर से एक मक्खी भी जिंदा बाहर नहीं जानी चाहिए। यस, कैप्टन यांग और वांग चांग ने सैल्यूट किया। उनकी आंखों में बाई फैमिली के लिए खौफनाक मर्डर इंटेंट था। उन्हें पता था कि आज बाई फैमिली का नामो निशान मिटने वाला है। और डायरेक्टर ली ने आखिरकार राहत की सांस ली। थैंक गॉड मेरी जान बच गई। उन्हें खुशी हो रही थी कि उन्होंने कभी बाई फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं रखा, वरना आज उनका भी कत्ल पक्का था। चीफ कमांडर चिन के सामने बाई फैमिली की औकात ही क्या है। और उसी वक्त बाई फैमिली के मानशन में बहुत जश्न का माहौल था। हाइदाओ सिटी के सारे पावरफुल बॉसेस वहां मौजूद थे। बाई इंचवान का सीना खुशी से चौड़ा हो रहा था और वो बार बार हंस रहा था। इतने सारे बॉसेस को अपने सामने कुत्तों की तरह दुम हिलाते देख बाई इंचवान को लग रहा था जैसे वो कोई राजा हो। और सच में हाइदाओ सिटी में तो वो राजा ही था। आज के बाद हाइदाओ सिटी में सिर्फ बाई फैमिली का राज होगा। ये सोचते ही बाई इंचवान खुशी से पागल होने लगा। वो फ्यूचर के खूबसूरत सपने देखने लगा। पर तभी आसमान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की खौफनाक गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये आवाज सुनकर भी मानशन में मौजूद बॉसेस नहीं डरे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये हेलीकॉप्टर्स बाई फैमिली ने ही बुलाए। ये सोचकर सारे बॉसेस खुशी से आसमान की तरफ देखने लगे। यही तो है बाई फैमिली की पावर। और अब चूंकि हम बाई फैमिली के साथ हैं तो हम भी पावरफुल हो गए। वो सब बहुत प्राउड फील
फील कर रहे थे। पर तभी एक बॉस ने कांपते हुए आसमान की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, वो आसमान से क्या आ रहा है। ये सुनकर सबने आसमान की तरफ देखा और अगले ही सेकंड सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आसमान से एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का तोप का गोला सीधे बाय फैमिली के मैंशन की तरफ आ रहा था। ओ माय गॉड, ये आर्टिलरी शेल है, यहां खड़े क्या हो, भागो। कुछ ही सेकंड्स पहले जो मैंशन हंसी खुशी से भरा हुआ था वो अब पैनिक में पागल हो गया। सब लोग पागलों की तरह जान बचाने के लिए भागने लगे। मास्टर बाय, ये क्या हो रहा है, हमारे मैंशन पर बम क्यों गिर रहा है। बटलर जो पागलों की तरह चिल्लाता हुआ बिल्डिंग की तरफ भागा और उसी वक्त बूम, एक खौफनाक धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। पूरा बाय फैमिली मैंशन हिल गया। वो शेल मैंशन के मेन कोर्टयार्ड में नहीं गिरा था, बल्कि गेट के पास गिरा था। साफ था कि ये बस एक वार्निंग थी, पर उस धमाके को देखकर सारे बॉसेस डर से रोने लगे। ये असली बम है, अगर ये शेल हमारे ऊपर गिर जाता तो हम सबके चीथड़े उड़ जाते। पर बाय फैमिली के मैंशन पर बम कैसे गिर सकता है। मास्टर बाय, आखिर चल क्या रहा है। सारे बॉसेस ने पैनिक में बाय यिनचुआन की तरफ देखा, पर बाई यिनचुआन तो खुद सदमे में था। वो उस बम के गड्ढे को फटी आंखों से देख रहा था। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। किसी की इतनी हिम्मत कि वो बाय फैमिली पर बम गिराए। इससे पहले कि बाई यिनचुआन का गुस्सा फूटता, पहाड़ी के नीचे से इंजन्स की बहुत हैवी आवाजें आने लगी। अब ये क्या है, क्या सच में भूकंप आ रहा है, ये सब क्या बकवास चल रही है। मैंशन में मौजूद सारे बॉसेस का दिमाग फटने लगा था। एक के बाद एक झटके, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबने पहाड़ी के नीचे की तरफ देखा और अगले ही पल उन सब का चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ गया। कई लोग डर से चिल्लाने लगे और कुछ लोग तो रोने ही लगे। उन्होंने देखा दर्जनों मिलिट्री टैंक्स और सैकड़ों आर्मर्ड व्हीकल्स पागलों की तरह बाय फैमिली के मैंशन की तरफ चढ़ाई कर रहे थे। उनका मर्डर इंटेंट साफ फील हो रहा था। ये लोग हमें मारने आ रहे हैं। पर बटलर जो ने तो कहा था कि ये सब बाय फैमिली के सेकंड मास्टर मिनिस्टर शू ने भेजे हैं, तो फिर ये हम पर बम क्यों गिरा रहे हैं और ये टैंक्स हमारे घर क्यों आ रहे हैं। बाय यिनचुआन की बीवी डर से कांपते हुए चिल्लाई, यिनचुआन तुम खड़े क्या हो, जल्दी से सेकंड मास्टर को कॉल करो ना। बाय यिनचुआन की बीवी की बात सुनकर बॉस वांग और बाकी बॉसेस का दिमाग ब्लैंक हो गया। बॉस वांग ने कांपते हुए पूछा, मैडम बाय, आपके कहने का मतलब क्या है। मतलब आसमान में जो हेलीकॉप्टर्स हैं और बाहर जो टैंक्स हैं, आपको कंफर्म नहीं है कि वो बाय फैमिली ने भेजे हैं। मास्टर बाय, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। सारे बॉसेस पैनिक से पागल होने लगे। बॉस वांग, क्या तुम्हें बाय फैमिली की पावर पर शक है। बाय यिनचुआन ने गुस्से से चिल्लाया, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, रुको मैं कॉल करता हूं। हालांकि बाय यिनचुआन बाहर से कॉन्फिडेंट दिख रहा था, पर अंदर से उसकी भी पेंट गीली हो रही थी। जब बॉसेस ने देखा कि बाय यिनचुआन को खुद कंफर्म नहीं है, तो उन सबके चेहरे पर एक खौफनाक निराशा छा गई। बाय यिनचुआन कांपते हाथों से फोन मिला रहा था और उसका दिमाग पागलों की तरह दौड़ रहा था। क्या यह सब चिन यांग ने किया है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। 8 साल का एक लड़का इतनी मिलिट्री पावर कंट्रोल नहीं कर सकता, यह इम्पॉसिबल है। तो फिर यह जरूर सेकंड मास्टर मिनिस्टर शू ने ही किया होगा। बाय यिनचुआन खुद को तसल्ली दे रहा था, पर उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। बॉसेस की सांसें अटकी हुई थी और फोन कनेक्ट हो गया। सेकंड ब्रदर, बाय यिनचुआन ने घबराते हुए पूछा। सेकंड ब्रदर, अभी हाइडाओ में सैकड़ों कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, आर्मर्ड रेजिमेंट और टैंक्स आए हैं। ये सब आपने ही भेजे हैं ना? प्लीज कह दो कि ये आपने ही भेजे हैं। फोन पर सन्नाटा छा गया। मैंशन में खड़े सारे बॉसेस के दिल की धड़कनें रुक गईं। उनका पैनिक बढ़ता जा रहा था। पूरा 1 मिनट बीत गया, पर फोन पर कोई आवाज नहीं आई। बाय यिनचुआन की आंखें फटने लगी। उसने पागलों की तरह चिल्लाया, सेकंड ब्रदर कुछ तो बोल। यिनचुआन, तू पागल हो गया है क्या? सेकंड मास्टर मिनिस्टर शू की आवाज आई, तुझे क्या लगता है मैं प्रेसिडेंट हूं जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स भेजूंगा? ये सुनते ही बाय यिनचुआन के दिमाग में जैसे बम फट गया। बॉस वांग और बाकी बॉसेस के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। तो वो सब झूठ था। वो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, स्पेशल फोर्सेस वो बाय फैमिली ने नहीं भेजे, वो सब चिन यांग ने भेजे हैं। चिन यांग बाय फैमिली को खत्म करने आया। सेकंड ब्रदर, आप क्या कह रहे हैं? बाय यिनचुआन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। अगर ये मिलिट्री फोर्स आपने नहीं भेजी तो बाय यिनचुआन पागलों की तरह चिल्लाया, सेकंड ब्रदर हम खत्म हो गए, बाय फैमिली बर्बाद हो गई। हमारे मैंशन के ऊपर सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स हॉवर कर रहे हैं और अभी अभी हमारे घर पर एक बम गिरा है, हम मारे जाएंगे। सेकंड ब्रदर कुछ करो, क्या बकवास कर रहा है तू? फोन पर सेकंड मास्टर मिनिस्टर शू की सांसें भारी हो गई। तूने कहा कि बाय फैमिली पर बम गिरा है। साले गधे कमीने कुत्ते, मैंने तुझे कहा था ना कि अपनी औकात में रहना, पंगा लेने से पहले बैकग्राउंड चेक कर लिया कर। पर तू साला अपनी घमंड में अंधा हो गया था। तूने किसी ऐसी तोप से पंगा ले लिया है जो पूरी बाय फैमिली को खत्म कर देगी
और तू मुझे भी अपने साथ मरवाएगा। साले नीच, तूने बाई फैमिली को बर्बाद कर दिया। फोन पर सेकंड मास्टर पागलों की तरह गालियां बक रहा था, पर बाई यिनचुआन के पास जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। वो बस डर से कांप रहा था। सेकंड ब्रदर, बाई यिनचुआन रोते हुए बोल, सेकंड ब्रदर, मैं प्रॉमिस करता हूं आज के बाद मैं आपकी हर बात मानूंगा, पर प्लीज हमें बचा लीजिए। सेकंड ब्रदर, प्रोविंस मिलिट्री बेस के डिप्टी कमांडर आपके गॉडफादर है ना, प्लीज उन्हें कॉल कीजिए, उन्हें कहिए कि बाई फैमिली की मदद करें। हम उन्हें मुंह मांगा पैसा देंगे, हम अपना सब कुछ दे देंगे, पर प्लीज हमें बचा लीजिए। सेकंड ब्रदर, हम आपकी फैमिली है, आप हमें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते, प्लीज। फोन पर सेकंड मास्टर गुस्से से दहाड़ा, साले कुत्ते, तुझे शर्म नहीं आती? जब मैंने तुझे वार्न किया था तब तूने क्या कहा था? अब तू कह रहा है कि मैं अपने गॉडफादर को कॉल करूं? क्या तुझे लगता है कि वो मेरी जेब में बैठे हैं? और तूने बाहर का नजारा नहीं देखा क्या? आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स, बैटल टैंक्स, स्पेशल फोर्सेस। तुझे क्या लगता है एक डिप्टी कमांडर इस लेवल की मिलिट्री फोर्स को रोक सकता है? ये मिलिट्री फोर्स किसी डिप्टी कमांडर की औकात से बहुत बाहर है। जो भी वो लड़का है, वो बाई फैमिली को तो क्या, प्रोविंस कमांडर को भी मसल सकता है, और तू सोचता है कि पैसे देकर तू बच जाएगा। तेरी औकात ही क्या है? सेकंड मास्टर की बातें सुनकर बाई यिनचुआन का दिमाग सुन पड़ गया। अब जाकर उसे रियलिटी का अंदाजा हुआ था। हाइदाओ सिटी में राज करने वाली बाई फैमिली नेशनल बॉसेस के सामने एक कीड़े के बराबर है। सेकंड मास्टर के गॉडफादर भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। बाई फैमिली खत्मा, सब कुछ खत्मा। बाई यिनचुआन का दिमाग सुन हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि अब बाई फैमिली को कोई भगवान भी नहीं बचा सकता। डर और पैनिक से बाई यिनचुआन पूरी तरह पागल हो गया। वो फोन पर पागलों की तरह चीखने लगा, सेकंड ब्रदर, तो अब हम क्या करें? क्या कोई रास्ता नहीं बचा? हम ऐसे ही मर जाएंगे? सेकंड मास्टर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, साले गधे, अब मुझसे क्या पूछ रहा है? भाग भाग जा वहां से, अपना घर, पैसा, सब कुछ छोड़ दे और भाग जा, सीधा कैपिटल यांजिंग आ जा। मैं यहां कुछ जुगाड़ करूंगा। बहुत देर हो गई। सेकंड ब्रदर, बाई यिनचुआन ने रोते हुए कहा, अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। बूम बूम बूम। बाई यिनचुआन बात कर ही रहा था कि पूरा बाई फैमिली मैंशन भूकंप की तरह हिलने लगा। क्या मतलब भागने का रास्ता नहीं बचा? क्या हो रहा है वहां? बोलना साले, क्या हो रहा है? सेकंड मास्टर फोन पर चिल्ला रहा था, पर बाई यिनचुआन ने फोन फेंक दिया। उसकी आंखें फटी की फटी थी और वो फटी आंखों से मानशन के मेन गेट की तरफ देख रहा था। दो मासिव बैटल टैंक्स बाई फैमिली के मेन गेट को तोड़कर मानशन के अंदर घुस आए थे और उनके पीछे दर्जनों टैंक्स पूरे मानशन को घेर चुके थे। पूरे इलाके में मौत का सन्नाटा और एक खौफनाक मर्डर इंटेंट फैल गया था। मैंशन के अंदर मौजूद सारे बॉसेस की सांसें अटक गईं। वो ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी ने उन्हें बर्फ में डाल दिया हो। वो सब पागलों की तरह जान बचाने के लिए यहां वहां भागने लगे। पूरा कोर्टयार्ड एक बैटल ग्राउंड की तरह लग रहा था। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी और दूसरी तरफ लियू फैमिली का हेड लियू चेंग उन टैंक्स को देख पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। उसका दिमाग पैनिक और डर से फट रहा था। इतने सारे टैंक्स बाई फैमिली के घर में घुस आए हैं। बाई फैमिली ने आखिर किससे पंगा ले लिया है? ये तो पागलपन है। लियू चेंग का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया था कि उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। बाई फैमिली का साथ देकर अगर मैंने रुयान की बात मान ली होती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। लियू चेंग अभी पैनिक में ही था कि आसमान से फिर से हेलीकॉप्टर्स की भारी आवाज आने लगी। लियू चेंग ने आसमान की तरफ देखा और उसकी रूह कांप उठी। अब ये क्या है? आसमान से मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन से सैकड़ों पैराट्रूपर्स, सोल्जर्स बाई फैमिली मैंशन के ऊपर कूद रहे थे। ये खौफनाक नजारा देखकर लियू चेंग का चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। ये पागलपन है, ये सच में पागलपन है। बाई यिनचुआन भी ये नजारा देख रहा था और अब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स और अब पैराट्रूपर्स। मैं किससे लड़ रहा हूं? बाई यिनचुआन की बीवी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और पागलों की तरह रोने लगी। बाई फैमिली खत्म हो गई। यिनचुआन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? चलो भाग चलते हैं प्लीज। बाई यिनचुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने एक खौफनाक स्माइल दी। आसमान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं, जमीन पर बैटल टैंक्स है और अब स्पेशल फोर्सेस भी आ गई है। पूरे मानशन को सील कर दिया गया है। हम कहां भागेंगे? बाई यिनचुआन अपनी बीवी को देख रहा था जो हमेशा महारानी की तरह रहती थी और आज कुत्तों की तरह जमीन पर रेंग रही थी। और वो सारे पावरफुल बॉसेस और पॉलिटिशियंस जो कुछ देर पहले बाई यिनचुआन की चापलूसी कर रहे थे, वो अब जमीन पर बैठकर अपनी जान की भीख मांग रहे थे। कुछ बॉसेस तो डर के मारे बेहोशी हो गए थे। ये वो लोग थे जो हाइदाओ सिटी पर राज करते थे, पर आज ये मौत के सामने कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हालत में थे। बाई फैमिली के मैंशन में सिर्फ मौत का खौफ और चीख पुकार गूंज रही थी। सब पागल हो गए हैं, सब खत्म हो गया। बैम बैम बैम। तभी मानशन के अंदर 3 खौफनाक गनशॉट्स की आवाज गूंजी। गनशॉट्स की आवाज सुनते ही पूरे मानशन में मौत का सन्नाटा छा गया। जो लोग भाग रहे थे वो भी बुत बनकर खड़े हो। तभी शार्प नाइफ स्पेशल फोर्सेस का कैप्टन
एक शेर की तरह दहाड़ते हुए अंदर आया। सब के सब जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाओ और अपने हाथ सिर पर रखो। अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो मैं उसके सिर में गोली मार दूंगा। कैप्टन की आवाज सुनते ही बॉस वांग का दिमाग सुन्न पड़ गया। जब टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं तो अब इन गनशॉट से क्या ही फर्क पड़ता है। जमीन पर पड़ी बॉस वांग की लाश को देखकर लियू फैमिली के हेड लियू चेंग का पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। पर वो बॉस वांग की मौत पर अफसोस नहीं कर रहा था, उसे तो अपनी जान की चिंता थी। बॉस वांग तो मर गया, पर क्या ये मिलिट्री ऑफिसर मुझे भी ऐसे ही गोली मार देगा? हे भगवान, मुझे बचा लो। लियू चेंग का डर इतना बढ़ गया कि अचानक उसकी पेंट गीली हो गई। उसके पैरों के बीच से एक गर्म एहसास हुआ। वो डर के मारे लियू चेंग की चीखें सुनकर आसपास खड़े सारे बॉसेस शॉक में रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लियू चेंग है जो कुछ देर पहले बाई यिनचुआन के जूते चाट रहा था। और दूसरी तरफ बाई यिनचुआन, जो अभी बॉस वांग की मौत के सदमे से बाहर आया था, वो गुस्से से पागल हो गया। ये नीच कुत्ता मेरी ही पीठ में छुरा घोंप रहा है, वो भी सरेआम। बाकी सारे बॉसेस भी लियू चेंग की बकवास सुनकर डरने लगे। ये पागल हो गया है क्या? अभी बॉस वांग को गोली मारी गई है और ये ऐसे चिल्ला रहा है कहीं इसकी वजह से ऑफिसर हमें भी गोली ना मार। वो सब डर रहे थे कि लियू चेंग के पागलपन की वजह से उनकी भी जान ना चली जाए। लियू चेंग की आवाज सुनकर आसपास खड़े मिलिट्री ऑफिसर्स ने भी उसकी तरफ देखा। ये लियू फैमिली का हेड है। एक ऑफिसर ने फ्राउन करते हुए दूसरे ऑफिसर से धीरे से कहा, मुझे जहां तक याद है चीफ कमांडर चिन की मैडम का सरनेम भी लियू है। क्या ये आदमी मैडम रुयान का फादर है? ये सुनकर दूसरे ऑफिसर का भी माथा ठनका। पर चीफ कमांडर चिन का ऑर्डर तो साफ था, बाय फैमिली के मेंशन में मौजूद हर इंसान खत्म होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। दूसरे ऑफिसर ने सिर हिलाकर कहा, यह स्पेशल केस है, अभी के लिए इसे इग्नोर कर। तभी एक ऑफिसर ने लियू चेंग को देखकर गुस्से में दहाड़ा, खड़ा हो जा। ऑफिसर की आवाज सुनकर लियू चेंग का पूरा शरीर कांप उठा और उसका चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ गया। क्या वो मुझे शूट करने वाले हैं? क्या मेरी मौत आ गई? नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। ये देखकर बाकी बॉसेस की भी सांसें अटक गईं। देखा, कहा था ना, इस बेवकूफ की बकवास इसे ही भारी पड़ेगी। अब मरेगा ये कुत्ता। बस भगवान करे ये हमें अपने साथ न ले डूबे। लियू चेंग कांपते हुए धीरे धीरे खड़ा हुआ और डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो मौत के इंतजार में खड़ा। तभी उस ऑफिसर ने बहुत ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी लियू फैमिली से यहां जितने भी लोग हैं सब खड़े हो जाओ। ये सुनते ही बाकी सारे बॉसेस के रोंगटे खड़े हो गए। लियू फैमिली का तो गेम ओवर हो गया। अब सिर्फ लियू चेंग ही नहीं बल्कि यहां मौजूद पूरी लियू फैमिली मारी जाएगी। इस बेवकूफ लियू चेंग की एक गलती की वजह से सारे लियू फैमिली मेंबर्स मारे जाएंगे। पलक झपकते ही सबकी नजरें लियू चेंग के भाई सेकंड अंकल और लियू फैमिली के बटलर पर टिक गए। सब उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वो जिंदा लाश हो। सबके देखते देखते सेकंड अंकल लियू और बटलर कांपते हुए खड़े हो गए। वो दोनों मौत के डर से थर-थर कांप रहे थे। पर अगले ही पल उस ऑफिसर ने उन तीनों को देखकर जोर से दहाड़ा, अब खड़े क्या हो, यहां से दफा हो जाओ। ये सुनते ही पूरे कोर्टयार्ड में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वो तीनों तो सदमे में बुत बन गए थे। क्या क्या कहा इन्होंने? हमें जाने के लिए कह रहे हैं। उन्हें लगा था कि वो अभी मारे जाएंगे, पर ऑफिसर उन्हें जाने का ऑर्डर दे रहा था। जब वो तीनों अपनी जगह से नहीं हिले तो ऑफिसर फिर से गुस्से में चिल्लाया, क्या बहरा हो गया है? जाना नहीं है क्या? जाना है ऑफिसर सर, हम अभी जाते हैं। लियू चेंग हड़बड़ाते हुए चिल्लाया। उसके चेहरे पर मौत का डर अब खुशी में बदल चुका था। हम जिंदा बच गए। ऑफिसर सर ने सच में हमें माफ कर दिया। सेकंड अंकल लियू और बटलर भी अब तक होश में आ चुके थे। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदा बच गए हैं। वो तीनों हड़बड़ाहट में पागलों की तरह मानशन के मेन गेट की तरफ भागने लगे। उनके पैर इतने कांप रहे थे कि बटलर तो 2 कदम चलने के बाद ही गिर जाता था। पर सेकंड अंकल लियू की हालत थोड़ी बेहतर थी। वो बटलर की तरह जमीन पर नहीं गिर रहे थे। सेकंड अंकल लियू ने भागने से पहले ऑफिसर के पास जाकर अपना सिर झुकाया और भारी आवाज में कहा, थैंक यू ऑफिसर सर, हमारी जान बख्शने के लिए। यह नजारा देखकर बाकी सारे बॉसेस का दिमाग सुन पड़ गया। वो फटी आंखों से लियू फैमिली के उन तीनों मेंबर्स को मैंशन से बाहर जाते हुए देख रहे थे। ये तीनों बच गए, इन्हें जाने दिया गया। अब जाकर उन बॉसेस को खेल समझ आया। मिलिट्री सोल्जर्स सिर्फ बाय फैमिली को खत्म करने आए हैं। अगर हम प्रूव कर दें कि हम बाय फैमिली के साथ नहीं हैं तो हम भी बच सकते हैं। ये सोचते ही सारे बॉसेस के चेहरों पर उम्मीद की चमक आ गई। चाओ फैमिली का हेड तुरंत खड़ा हुआ और पागलों की तरह चिल्लाया, ऑफिसर सर, मैं चाओ फैमिली का हेड हूं। मेरा भी बाय फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं तो यहां आना ही नहीं चाहता था, पर बाई यिनचुआन ने मुझे फोर्स किया। ऑफिसर सर, प्लीज मुझे भी जाने दीजिए। ये देखकर सॉन्ग फैमिली का हेड भी चिल्लाने लगा, ऑफिसर सर, मैं सॉन्ग फैमिली से हूं। हम तो बस होटल बिजनेस करते हैं। हम तो शरीफ लोग हैं। बाय फैमिली बहुत खतरनाक है। उन्होंने हमें यहां आने पर मजबूर की। देखते ही देखते सारे बॉसेस एक के बाद एक पागलों की तरह चिल्लाने लगे। कोई रो रहा था, कोई भीख मांग रहा था। सब बाय फैमिली को गालियां बक रहे थे और प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि वो इनोसेंट है। उनका ये तमाशा देखकर मिलिट्री ऑफिसर ने गुस्से में अपनी गन हवा में की और बैंग एक फायर किया। सब चुप,
जो जहां है वहीं घुटनों के बल बैठ जाए। अगर किसी ने एक शब्द भी बोला तो सीधा उसके सिर में गोली मार दूंगा। ऑफिसर की गुस्से से भरी आवाज और गन फायर सुनकर सारे बॉसेस डर के मारे कांपते हुए जमीन पर बैठ गए। पर वो सब बहुत कंफ्यूज थे, कुछ तो गड़बड़ है, हमने भी तो वही कहा जो लियू चेंग ने कहा था, फिर हमें क्यों नहीं छोड़ा गया। और दूसरी तरफ बाय फैमिली मैंशन के बाहर आकर लियू चेंग धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वो पागलों की तरह जमीन पर लेटा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मौत के मुंह से वापस आया हो। मैं बच गया, हाँ, मैं बच गया। लियू चेंग पागलों की तरह कभी रो रहा था तो कभी हंस रहा था। उसके पास ही बटलर भी जमीन पर रेंग रहा था और रोते हुए बोला, मास्टर लियू, हम बच गए, हम सब बच गए, भगवान का नहीं। ये सब मास्टर लियू की समझदारी की वजह से हुआ है। अगर मास्टर लियू ने ऑफिसर को सच न बताया होता तो हम सब मारे जाते। बटलर मक्खन लगाने में एक्सपर्ट, मास्टर लियू, बाकी सारे बॉसेस भी समझदार हैं, वो भी जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। और जब वो बाहर आएंगे तो वो सब आपको ही अपना मसीहा मानेंगे। आखिर आपकी वजह से ही उन्हें आइडिया मिला था। और अब चूंकि बाय फैमिली खत्म होने वाली है तो अब हाइदाउ सिटी में सिर्फ लियू फैमिली का राज होगा। बटलर की चापलूसी सुनकर लियू चेंग खुशी से फूल गया। उसने घमंड से कहा, हाँ बिल्कुल, उन सब बॉसेस की जान मैंने ही बचाई है, तो उन्हें मेरे पैरों में गिरना ही पड़ेगा। लियू चेंग पागलों की तरह हंसने लगा। उसे फ्यूचर के खूबसूरत सपने आने लगे थे। पर तभी बैंग, बाय फैमिली मैंशन के अंदर से फिर से एक गन फायर की आवाज आई। यह सुनकर लियू चेंग और बटलर कांप उठे। क्या हुआ, फिर से कोई मर गया? पर बाकी बॉसेस तो अब तक बाहर आ जाने चाहिए थे ना। लियू चेंग डर और कंफ्यूजन में बड़बड़ाने लगा। यह देखकर सेकंड अंकल लियू ने बहुत ठंडी आवाज में कहा, उनमें से कोई बाहर नहीं आएगा। क्यों? हमने भी तो वही कहा था, फिर हम कैसे बच गए? सेकंड अंकल लियू ने लियू चेंग को ऐसे देखा जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हो। साले बेवकूफ, तुझे अभी भी समझ नहीं आया कि तू जिंदा कैसे बच गया? सेकंड अंकल लियू को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना भाई इतना बड़ा बेवकूफ हो सकता है। तूने अपनी ही बेटी को एक जानवर के हवाले कर दिया, उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए, पर आज उसी बेटी की वजह से तेरी जान बची है और तू साला सोच रहा है कि तेरी समझदारी की वजह से ऑफिसर ने तुझे छोड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा गधा है तू। सेकंड अंकल लियू को लियू चेंग पर घिन आ रही थी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। चलो यहां से निकलते हैं, सेकंड अंकल लियू ने मुंह मोड़ते हुए कहा। पर तभी बटलर की आंखों में चमक आ गई और वो खुशी से चिल्लाया, मास्टर लियू, मैं समझ गया। यहां जितनी भी फैमिलीज थी, सिर्फ हमारी लियू फैमिली का बाय फैमिली के साथ कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं था। बाय फैमिली ने बहुत बड़ा क्राइम किया है, इसलिए जो भी उनके साथ जुड़ा है वो मारा जाएगा। पर हमारी लियू फैमिली एकदम क्लीन है, इसलिए ऑफिसर ने हमें छोड़ दिया। बटलर की ये बकवास सुनकर लियू चेंग की आंखों में भी चमक आ गई। हाँ, बिल्कुल सही कहा, हम तो बाय फैमिली के साथ बिजनेस करना चाहते थे, पर उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, देखा, इसे कहते हैं लक। उनके रिजेक्शन ने आज हमारी जान बचा ली। लियू चेंग खुशी से पागलों की तरह हंसने लगा। अब बाय फैमिली खत्म होने वाली है और अब हाइदाउ सिटी में सिर्फ हमारा राज होगा। हाँ, ये सब उस कमीने बाय हाई की वजह से हुआ है। अगर उसने उस चुड़ैल रुयन को किडनैप ना किया होता तो आज मुझे ये सब देखना ही नहीं पड़ता। ये सब उसी का कर्म है। लियू चेंग गुस्से से गालियां बकने लगा। उस चुड़ैल रुयान की वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, मैंने तो उससे रिश्ता भी तोड़ लिया था। अगर आज मेरा दिमाग ना चलता तो मैं तो मर ही जाता। लियू चेंग ने गुस्से से बटलर की तरफ देखा और ऑर्डर दिया, तू अभी पुलिस हेडक्वार्टर्स जा और उन दोनों रुयन और दोदो को मेरे पास लेकर आ। आज मैं उस चुड़ैल और उस जंगली बच्ची को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। बटलर ने हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल मास्टर लियू, मैं अभी जाता हूं, पर मास्टर ये तो छोटी मोटी बातें हैं। अब तो बाय फैमिली खत्म और सारे बॉसेस भी खत्म। अब हाइदाउ में हमारी लियू फैमिली को कोई नहीं रोक सकता। बटलर पागलों की तरह खुशी से उछल रहा था, पर तभी आसमान में फिर से हेलीकॉप्टर्स की खौफनाक आवाज गूंजने लगी। उन दोनों ने आसमान की तरफ देखा। एक बहुत बड़ा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बाय फैमिली मैंशन की तरफ आ रहा था और उस हेलीकॉप्टर पर ब्लड रेड वुल्फ का खौफनाक लोगो बना हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, पहाड़ी के नीचे से मिलिट्री बूट्स की भारी आवाजें आने लगी। उन्होंने देखा हजारों सोल्जर्स पूरी तरह हथियारों से लैस पागलों की तरह बाय फैमिली मैंशन की तरफ मार्च कर रहे थे। उनका मर्डर इंटेंट इतना खौफनाक था कि आसमान भी कांप रहा था। यह नजारा देखकर लियू चेंग का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें बाहर आने वाली थी। हे भगवान, इतने सारे सोल्जर्स! बटलर का चेहरा भी पीला पड़ गया। वो कांपते हुए बोला, मास्टर लियू, बाय फैमिली ने आखिर किससे पंगा ले लिया है? ये मिलिट्री फोर्स कैपिटल यांजिंग के किसी बहुत बड़े बॉस की है। बाय फैमिली पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अबे गधे, मुझे पता है, पर यहां खड़े खड़े बकवास क्यों कर रहा है? भाग भाग जा यहां से। लियू चेंग डर के मारे कांपते हुए जमीन से उठा और पागलों की तरह भागने लगा। और दूसरी तरफ पहाड़ी के नीचे खड़े ओल्ड मास्टर सॉन्ग और बाकी बचे हुए बॉसेस ये मिलिट्री फोर्स देखकर पूरी तरह सदमे में थे। ओल्ड मास्टर सॉन्ग हकलाते हुए बोले, बाय फैमिली में आखिर हो क्या रहा है? ये आर्मी यहां क्या कर रही है? एक मामूली बाय फैमिली के लिए हजारों सोल्जर्स की आर्मी।
ओल्ड मास्टर सॉन्ग ने अपनी लाइफ में कभी ऐसा खौफनाक सीने नहीं देखा था। उनके पास खड़े एक बॉस ने कांपते हुए कहा, ओल्ड मास्टर सॉन्ग, क्या आपको अभी भी लगता है कि ये बाय फैमिली ने बुलाए हैं? बाई यिंचुआन साला कमीना वो हमें अपने साथ मरवाने के लिए यहां लाया था। अब किसी को भी ये डाउट नहीं था कि ये मिलिट्री फोर्स चिन यांग ने भेजी है। हालांकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक 20 साल का लड़का हजारों सोल्जर्स की आर्मी कैसे कंट्रोल कर सकता है। उसका बैकग्राउंड कितना खौफनाक होगा। छोड़ो इन बातों को। ओल्ड मास्टर सॉन्ग ने अपना सिर हिलाया और भारी आवाज में कहा, बाय फैमिली खत्म हो गई और अगर हम यहां रुके तो हम भी मारे जाएंगे। भागो यहां से, जितनी दूर जा सकते हो जाओ। हाँ, हमें यहां से निकलना होगा। बाकी बॉसेस भी डर से कांपते हुए वहां से भागने लगे। उसी वक्त बाय फैमिली मैंशन के ऊपर वोल्फ रेजिमेंट का हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए तैयार था। मैंशन के कोर्टयार्ड में खड़े सोल्जर्स के कैप्टन ने दहाड़कर ऑर्डर दिया, अटेंशन। पलक झपकते ही सारे सोल्जर्स ने कोर्टयार्ड में एक बड़ा सा खाली एरिया बना दिया और जब हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा था तो बाई यिंचुआन की नजर उस ब्लड रेड वुल्फ लोगो पर पड़ी। उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। आखिर ये कौन है? कौन है वो जो बाय फैमिली को खत्म करने आया है? एक सेकंड के लिए तुम्हारे चिन यांग चेहरे की इमेज उसके दिमाग में आई, पर उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। वो तो बस एक 20 साल का लड़का है। 20 साल का लड़का इतनी खौफनाक पावर कैसे कंट्रोल कर सकता है? और वैसे भी पुलिस चीफ जियांग ने तो कहा था कि उसने उस लड़के को अरेस्ट कर लिया है। तो फिर ये कौन? बाई यिंचुआन का दिमाग पागलों की तरह दौड़ने लगा। वो अपनी लाइफ के हर दुश्मन को याद करने की कोशिश करने लगा। इन सालों में बाय फैमिली ने बहुत से लोगों को बर्बाद किया है, बहुत दुश्मन बनाए हैं, पर क्या उनमें से कोई इतना पावरफुल था? या फिर सेकंड मास्टर मिनिस्टर शू के किसी दुश्मन ने यह सब किया है? जो भी हो, ये मिलिट्री फोर्स रातों रात तो नहीं आई होगी। ये लोग बहुत पहले से बाय फैमिली को खत्म करने का प्लान बना रहे होंगे और उस लड़के किन यांग वाला इंसिडेंट बस एक बहाना था अटैक करने का। हाँ, बिल्कुल यही बात है। बाई यिंचुआन अपनी ही बनाई हुई झूठी थ्योरी पर यकीन कर रहा था और तभी वो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आखिरकार जमीन पर उतरा। हेलीकॉप्टर के पंखों से इतनी तेज हवा उठी कि पूरे कोर्टयार्ड में धूल उड़ गई। बाई यिंचुआन फटी आंखों से हेलीकॉप्टर के दरवाजे की तरफ देख रहा था। चाहे जो भी हो, मुझे देखना है कि आखिर वो बॉस कौन है जो बाई फैमिली को खत्म करने आया है। मैं ऐसे ही किसी अनजान इंसान के हाथों नहीं मरना चाहता। दरवाजा खुला और टास्क फोर्स कैप्टन वांगकंग अपने सोल्जर्स के साथ बाहर आया। वो सब बहुत रिस्पेक्ट के साथ दरवाजे के दोनों तरफ खड़े हो गए और उनके बाहर आते ही मैंशन में मौजूद सारे सोल्जर्स, यहां तक कि कैप्टन यांग भी एक साथ दहाड़े सल्यूट। चीफ कमांडर, चीफ कमांडर, चीफ कमांडर कहां से आ गया? यिंचुआन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हम खत्म हो गए। मैं अभी इतनी यंग हूं, मैं ऐसे ही नहीं मरना चाहती। बाई यिंचुआन की बीवी जमीन पर लोट लोट कर रो रही थी। उसने बाई फैमिली की महारानी बनने के लिए बहुत पाप किए थे और अब जब वो मर रही थी तो उसे मौत से बहुत डर लग रहा था। पर बाई यिंचुआन ने अपनी बीवी को इग्नोर कर दिया। उसका पूरा फोकस उस हेलीकॉप्टर के दरवाजे पर था। चीफ कमांडर, ये कौन सा चीफ कमांडर? तभी बाई यिंचुआन को अपने मरे हुए बेटे बाई हाई की याद आई। कहीं उस बेवकूफ ने मिलिट्री के किसी बॉस से तो पंगा नहीं ले लिया था? पर फिर भी मिलिट्री ऐसे सिविलियन एरियाज में अटैक नहीं कर सकती ना। बाई यिंचुआन के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागी कि शायद वो बच जाए। पर अगले ही सेकंड जब उस चीफ कमांडर ने हेलीकॉप्टर से बाहर कदम रखा तो बाई यिंचुआन का दिमाग सुन पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो बुत बनकर खड़ा रह गया। ये वो इंसान बिल्कुल नहीं था जिसकी बाई यिंचुआन ने उम्मीद की थी। हेलीकॉप्टर से बाहर निकलने वाला लड़का मुश्किल से 20 साल का लग रहा था। वो बाई हाई से भी यंग था। सिर्फ बाई यिंचुआन ही नहीं बल्कि कोर्टयार्ड में मौजूद सारे बॉसेस भी शॉक में थे। ये लड़का चीफ कमांडर है। लॉन्ग गो में 20 साल का चीफ कमांडर कब से होने लगा? क्या ये हेलीकॉप्टर, रुपीस, टैंक्स, ये सब इस कॉलेज स्टूडेंट जैसे लड़के ने भेजे हैं? ये इम्पॉसिबल है। सब लोग सदमे में थे पर तुम चिन यांग बिल्कुल शांत थे। तुम्हारी नजरों में कोई इमोशन नहीं था। तुमने उन डरे हुए बॉसेस की तरफ एक नजर डाली और फिर तुम्हारी नजर सीधे बाई यिंचुआन पर जाकर टिक गई। तुम धीरे धीरे चलते हुए उसके पास गए और बहुत ठंडी आवाज में बोले, बाय फैमिली हेड मास्टर बाई, आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। तुम्हारी आवाज सुनते ही बाई यिंचुआन का दिल धक से रह गया। उसे एक खौफनाक झटका लगा। मैंने ये आवाज पहले भी सुनी है। कहां सुनी है ये आवाज? तभी बाई यिंचुआन का दिमाग फटा और उसे वो फोन कॉल याद आ गया। फोन कॉल, बाई हाई का वो फोन कॉल। इस वक्त बाई यिंचुआन का सीना गुस्से से जल रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसने पागलों की तरह तुम्हारी तरफ देखकर चिल्लाया, किन यांग, तू ही वो चिन यांग है। जैसे ही बाई यिंचुआन के मुंह से किन यांग नाम निकला, कोर्टयार्ड में मौजूद सारे बॉसेस का दिल धक से रह गया। उन सब की आंखें फटी की फटी रह गई और वो सदमे में तुम्हें देखने लगे। ये 20 साल का लड़का चिन यांग है।
ये कैसे हो सकता है? पुलिस चीफ जियांग ने तो पर्सनली रिपोर्ट दी थी कि उसने चिन यांग को अरेस्ट कर लिया। अगर पुलिस चीफ जियांग ने उसे अरेस्ट कर लिया था तो फिर ये लड़का हमारे सामने कैसे खड़ा है और ये चीफ कमांडर कैसे हो सकता है? ये सब क्या मजाक चल रहा है? सारे बॉसेस का दिमाग सुन पड़ गया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्लॉट में इतना बड़ा ट्विस्ट कैसे आ गया। इससे पहले कि वो लोग रियलिटी को प्रोसेस कर पाते, तुम्हारे पीछे खड़ा एक मिलिट्री ऑफिसर पागलों की तरह आगे बढ़ा और स्लैप। उसने अपना भारी हाथ पूरी ताकत से बाई इंचुआन के चेहरे पर दे मारा। बाई इंचुआन जमीन पर गिर पड़ा और ऑफिसर ने अपना भारी मिलिट्री बूट उसके सीने पर रख दिया, जिससे बाई इंचुआन हिल भी नहीं पा रहा था। ऑफिसर गुस्से से दहाड़ा, साले कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत की तो हमारे चीफ कमांडर से ऐसे बात करें? मरने का शौक है क्या तुझे? ऑफिसर की लात के नीचे दबकर बाई इंचुआन दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी आंखें गुस्से से खून की तरह लाल हो रही थी और वो भारी सांसें लेते हुए तुम्हें घूर रहा था, पर तुम बहुत शांति से उसे देख रहे थे। तुम्हारी आंखों में उसके लिए कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नफरत और दया थी। तुम धीरे से हंसे और बोले, मास्टर बाय, तुम्हारा ये लुक हाइडाउ सिटी के सबसे पावरफुल बॉस जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। क्या हुआ? मुझे तो लगा था तुम बहुत आरोगन हो, पर अभी तो मुझे तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ पछतावा दिख रहा है। फिर तुम्हारी आवाज अचानक एकदम ठंडी हो गई। मास्टर बाय, तुम्हें याद है मैंने फोन पर क्या कहा था? अगर तुम खुद आकर मुझसे माफी मांग तो मैं तुम्हें छोड़ देता, पर तुम्हारा घमंड बहुत बड़ा था। तुमने मेरी बात को मजाक समझा और अब जो भी हो रहा है वो तुम्हारे उसी घमंड का नतीजा है। किन यांग, मैं तुझे मार दूंगा साले। बाई इंचुआन पागलों की तरह जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था, पर ऑफिसर के बूट के नीचे वो एक कीड़े की तरह तड़प रहा था। वो गुस्से से थूकते हुए चिल्लाया, किन यांग, तू नर्क में सड़ेगा। तूने मेरे इकलौते बेटे को मारा और अब तू मेरी बाई फैमिली को भी खत्म कर रहा है। हाँ, तूने सही कहा, मैं पछता रहा हूं, पर मैं इस बात पर पछता रहा हूं कि मैंने तुझे उसी वक्त क्यों नहीं मार दिया। यह सुनकर तुमने एक ठंडी स्माइल दी और कहा, गलतियां करने की एक कीमत होती है मास्टर बाय। इन सालों में बाय फैमिली ने हाइडाउ सिटी में जो पाप किए हैं, जो खून बहाया है, आज उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है। वांगकांग, इसे यहां से ले जाओ। यस चीफ। कैप्टन वांगकांग यही ऑर्डर सुनने का वेट कर रहा था। उसने बाई इंचुआन को कॉलर से पकड़ा और कुत्तों की तरह घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। साले कुत्ते, छोड़ मुझे, मैं बाई इंचुआन हूं। मेरी आइडेंटिटी तुझे पता भी है। चिन यांग, तू मरेगा, तू बहुत बुरी मौत मरेगा। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। बाई इंचुआन की गालियों और चीखों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और फिर हमेशा के लिए बंद हो गई। कोर्टयार्ड में बाई इंचुआन की बीवी जमीन पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा डर और शौक से पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। बाई फैमिली सच में खत्म हो गई। इस 20 साल के लड़के के सामने बाई फैमिली की औकात एक तिनके से ज्यादा नहीं थी। उसने बस अपना एक हाथ हिलाया और बाई फैमिली का नामो निशान मिट गया। वो औरत रोना चाहती थी, पर उसके आंसू सूख चुके थे। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ एक खौफनाक निराशा बची थी। उसे पता था कि अब भीख मांगने या रोने का कोई फायदा नहीं है। 2 सोल्जर्स आगे आए और उन्होंने उस औरत को भी जमीन से उठा लिया। तुमने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। अगर बाई इंचुआन तुम्हारे लिए एक कीड़ा था, तो ये औरत उस कीड़े से भी बदतर थी। जब सोल्जर्स उसे खींचकर ले जाने लगे तो उसका कंट्रोल टूट गया और वो पागलों की तरह रोने लगी। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। चीफ कमांडर, मैं इनोसेंट हूं, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। पर कोर्टयार्ड में मौजूद किसी भी इंसान ने उस औरत की तरफ नहीं देखा। सबको अपनी जान की पड़ी थी। बकवास बंद कर और चुपचाप चल, सोल्जर्स ने उसे घसीटते हुए कहा। सब खत्म हो गया, सच में सब कुछ खत्म हो गया। वो औरत घिसटते हुए बड़बड़ा रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह खाली हो चुकी थी। उसकी नजरें सिर्फ तुम पर टिकी थी। ये वही 20 साल का लड़का है जिसने मेरे बेटे को मारा और आज मेरी बाय फैमिली को बर्बाद कर दिया। फिर उसकी नजरें कोर्टयार्ड में लगे हुए उन खूबसूरत पौधों पर पड़ी। वो उसके फेवरेट पौधे थे क्योंकि वो उसे पसंद थे, इसलिए बाई इंचुआन ने उन्हें वहां लगवाया था और पिछले 20 सालों से सर्वेंट्स उनकी देखभाल कर रहे थे। वो उन पौधों को देखते हुए पुरानी यादों में खो गए। पहले इंचुआन ऐसा नहीं था। वो बहुत केयरिंग था, बहुत प्यार करने वाला था। वो मुझे गिफ्ट्स देता था। उस वक्त बाई फैमिली इतनी पावरफुल नहीं थी। हम बस एक नॉर्मल फैमिली थे। पर जब यिनचुआन के फादर की मौत हुई और यिनचुआन के सेकंड ब्रदर मिनिस्टर शू ने बाई फैमिली को धोखा देकर कैपिटल यांजिंग की शू फैमिली में शादी कर ली, तब बाई फैमिली बर्बादी की कगार पर पहुंच गई थी। और उसी इंसिडेंट के बाद यिनचुआन पूरी तरह बदल गया। वो केयरिंग यिनचुआन कहीं गायब हो गया और उसकी जगह एक रूथलेस बॉस ने ले ली। उसने अपना सारा फोकस बाई फैमिली की पावर बढ़ाने में लगा दिया और धीरे धीरे उसने मुझसे भी डिस्टेंस बना लिया। यिनचुआन की मेहनत से बाई फैमिली हाइडाउ सिटी की नंबर 1 फैमिली तो बन गई, पर पावर के नशे में यिनचुआन अंधा हो गया। वो इतना एरोगेंट हो गया कि उसे लगने लगा कि पूरी दुनिया उसके कदमों में। और उसी एरोगेंस की वजह से आज बाई फैमिली का ये हाल हुआ है। आज बाई फैमिली जिस तरीके से खत्म हो रही है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यिनचुआन का घमंड है। यिनचुआन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम इतने एरोगेंट नहीं होते तो आज बाई फैमिली का नामो निशान नहीं मिटता। मेरी जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद
याद हुई है? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो औरत पागलों की तरह चिल्लाने लगी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो किसी चुड़ैल जैसी लग रही थी। सोल्जर्स ने गुस्से में उसे घसीटा और आर्मर्ड व्हीकल में फेंक दिया। लगभग आधे घंटे के अंदर बाई फैमिली मैंशन में मौजूद हर एक इंसान को अरेस्ट कर लिया गया था। पूरा मैंशन अब एक खंडहर की तरह लग रहा था। तभी कैप्टन यांग तुम्हारे पास आया और सैल्यूट करके बोला, चीफ कमांडर, मिशन अकॉम्प्लिश। कोर्टयार्ड में मौजूद सारे सोल्जर्स की नजरें तुम पर टिकी थी। वो सब तुम्हारे नेक्स्ट ऑर्डर्स का वेट कर रहे थे, पर तुमने कुछ नहीं कहा। तुम बस शांत आंखों से कैप्टन यांग को देखते रहे। कैप्टन यांग थोड़ा कंफ्यूज हुआ, चीफ कमांडर क्या सोच रहे हैं, पर चूंकि तुमने कोई ऑर्डर नहीं दिया इसलिए वो भी मूर्ति की तरह खड़ा रहा। कुछ मिनट्स के साइलेंस के बाद तुमने आखिरकार अपना मुंह खोला, विथड्रॉ, वापस चलो। तुम्हारे ऑर्डर के साथ ही पूरा मिलिट्री ऑपरेशन खत्म हो गया। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, रुपीस बैटल टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स एक एक करके वहां से निकलने लगे और इस तरह हाइडाउ सिटी पर राज करने वाली बाई फैमिली खत्म हो गई। जिस बाई फैमिली का नाम सुनते ही हाइडाउ सिटी के लोग थर थर कांपते थे, वो बाई फैमिली आधे घंटे के अंदर राख में मिल गई। उस दिन हाइडाउ सिटी के हर कोने में सिर्फ एक ही खबर चल रही थी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि बाई फैमिली सच में खत्म हो गई। बाई फैमिली के सारे मेंबर्स, उनके रिश्तेदार, उनके पार्टनर्स सब अरेस्ट हो चुके थे। बाई फैमिली का बिजनेस एम्पायर और उनके सारे इल्लीगल अड्डे पुलिस और मिलिट्री ने सील कर दिए थे। हाइडाउ सिटी में एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया था। ब्रेकिंग न्यूज, जिसके पास भी बाई फैमिली के खिलाफ कोई सबूत है वो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करे, बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। क्या बात कर रहे हो, बाई फैमिली सच में खत्म हो गई। जो भी सबूत है दे, बहुत पैसा मिलेगा। सुना है कि गवर्नमेंट बाई फैमिली की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर रही है। वाह, बाई फैमिली का राज आखिरकार खत्म हो गया। चलो जल्दी से सबूत ढूंढते हैं। कुछ ही घंटों में पूरा हाइडाउ सिटी जश्न मनाने लगा। लोग सड़कों पर उतरकर नाच रहे थे। बाई फैमिली ने सालों से हाइडाउ सिटी के मासूम लोगों का खून चूसा था और आज आखिरकार उन्हें इंसाफ मिल रहा था। अब चूंकि बाई फैमिली गिर चुकी थी तो लोग बेखौफ होकर उनके खिलाफ सबूत देने के लिए तैयार। सबको पता था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अगर उन्होंने अभी सबूत नहीं दिए तो बाद में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ एक सीक्रेट लोकेशन पर वो सारे बॉसेस बैठे हुए थे जो बाई फैमिली के मेंशन में नहीं गए थे। सबने न्यूज सुन ली, बाई फैमिली का खेल खत्म हो गया। अब तुम लोग क्या सोच रहे हो? अगर हमारे पास कोई सबूत है तो हमें अभी पुलिस को देना चाहिए। एक बॉस ने नर्वस होकर कहा, पर क्या ये सेफ होगा? अगर बाई फैमिली के कोई कनेक्शंस बच गए तो वो हमसे बदला लेंगे। हाँ यार, सिचुएशन बहुत खराब है। हमने सोचा था कि चिन यांग और बाई फैमिली की लड़ाई में कोई एक जीतेगा, पर यहां तो कोई तीसरा ही भगवान आकर बाई फैमिली को मसल कर चला गया। आधे घंटे में बाई फैमिली खत्म? क्या मजाक है। अगर कल को कोई और बॉस आ गया तो हम जैसे कीड़े मकोड़ों का क्या होगा? उस कमरे में बैठे सारे बॉसेस की सांसें अटकी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अगर वो सबूत देते हैं तो बाई फैमिली के बचे हुए लोग उन्हें मार देंगे, और अगर सबूत नहीं देते तो वो बाई फैमिली की प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बाई फैमिली का बिजनेस एम्पायर बहुत बड़ा था। अगर उन्हें थोड़ा सा भी हिस्सा मिल जाता तो उनकी लाइफ सेट थी। उन्होंने सालों से बाई फैमिली की सक्सेस को देखकर अपना खून जलाया था। पहले वो बाई फैमिली से डरते थे, पर अब बाई फैमिली खत्म हो चुकी थी। ये उनके लिए बाई फैमिली की दौलत लूटने का सबसे अच्छा मौका था। सबकी नजरें कमरे में बैठे ओल्ड मास्टर सॉन्ग पर जाकर टिक गईं। ओल्ड मास्टर सॉन्ग, आप ही कुछ बोलिए, हम सब आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। सारे बॉसेस एक साथ बोलने लगे। ओल्ड मास्टर सॉन्ग चुपचाप अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। उनकी छड़ी जमीन पर रखी थी और वो कुछ सोच रहे थे। कमरे में सब नर्वस थे। उन्हें लग रहा था कि ओल्ड मास्टर सॉन्ग कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले। करीब 10 सेकंड के साइलेंस के बाद ओल्ड मास्टर सॉन्ग कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक एक बॉस पागलों की तरह अपनी चेयर से उछला। ओ माय गॉड, जल्दी टीवी देखो, जल्दी क्या हुआ, न्यूज में क्या आ रहा है। सब लोग हड़बड़ाकर अपने फोन्स और टीवी की तरफ देखने लगे और जो न्यूज चल रही थी उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सारे न्यूज चैनल्स पर हाइडाउ सिटी की बाई फैमिली की न्यूज चल रही थी, पर न्यूज में कहानी बिल्कुल अलग थी। न्यूज में बताया जा रहा था कि चिन यांग नाम के एक लड़के ने लियू रियान नाम की एक औरत का रेप किया, और जब बाई फैमिली ने उसे बचाने की कोशिश की तो एक टेररिस्ट ग्रुप ने बाई फैमिली पर अटैक कर दिया। टेररिस्ट ने मिलिट्री वेपन्स का यूज करके पूरी बाई फैमिली को खत्म कर दिया। जो असलियत थी, न्यूज मीडिया उसे पूरी तरह से ट्विस्ट करके दिखा रही थी। यह साफ था कि इस न्यूज के पीछे किसी बहुत बड़े पावरफुल बॉस का हाथ है। कोई ऐसा बॉस जो उस मिस्टीरियस चीफ कमांडर किन यांग को खत्म करना चाहता है। बाप रे, हाइडाउ सिटी में तो गॉड्स की लड़ाई चल रही है। अगर मीडिया में चीफ कमांडर को टेररिस्ट बताया जा रहा है तो क्या चीफ कमांडर भी हारने वाले? ये खबर अब पूरे देश में फैल चुकी है। उस मिस्टीरियस बॉस की आइडेंटिटी भी जल्दी ही लीक हो जाएगी। कैपिटल के बॉसेस की लड़ाई तो सच में खौफनाक होती है। अब हम क्या करें? वो मिस्टीरियस बॉस आखिर है कौन? चश्मे वाले एक बॉस ने डरते हुए कहा, मुझे याद है जब हेलीकॉप्टर्स आ रहे थे तो किसी ने लॉन्गो एरोस्पेस का नाम लिया था।
क्या ऐसा हो सकता है कि वो मिस्टीरियस बॉस लॉन्गो साइंस अलायंस का कोई नेशनल साइंटिस्ट हो? ये सुनते ही कमरे में बैठे सारे बॉसेस का दिमाग सुन पड़ गया। अगर वो नेशनल साइंटिस्ट है तो फिर मीडिया उसे टेररिस्ट कैसे बोल सकती है? नेशनल साइंटिस्ट तो देश के भगवान होते हैं। तभी एक और बॉस ने कांपते हुए कहा, अगर वो सच में नेशनल साइंटिस्ट है और किसी ने मीडिया में उसके खिलाफ ऐसी फेक न्यूज चलाई है तो इसका मतलब जो भी इस फेक न्यूज के पीछे है उसकी पावर नेशनल साइंटिस्ट से भी ज्यादा है। ओ माय गॉड, ये सुनते ही ओल्ड मास्टर सॉन्ग झटके से खड़े हो। बस अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी जबान बंद रखना। आज के बाद कोई भी उस मिस्टीरियस बॉस के बारे में बात नहीं करेगा। और दूसरी तरफ हाईवे स्टेट के एक आलीशान मैंशन में बाय फैमिली को खत्म करने के बाद तुमने लियू रुयान और दोदो को यहां शिफ्ट कर दिया था। हालांकि ये अरेंजमेंट टेम्पररी था। ड्राइंग रूम में दोदो एक टॉय वेल के साथ खेल रही थी। वो बहुत क्यूट लग रही थी। तभी बेडरूम से तुम्हारी आवाज आई, दोदो क्या तुम कल पापा के साथ चलना चाहोगी? हाँ पापा। दोदो खुशी से उछल पड़ी। तुम बेडरूम से बाहर आए और स्माइल करते हुए बोले, तो फिर जल्दी से मम्मी के साथ अपनी पैकिंग कर लो। दो दौड़कर तुम्हारे गले लग गए। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तुम्हें देखा और पूछा, पापा कल हम जहां जा रहे हैं क्या वहां वो अम्यूजमेंट पार्क है जिसके बारे में आपने बताया था? तुम्हें याद आया कि तुमने दोदो को अम्यूजमेंट पार्क ले जाने का प्रॉमिस किया था। तुमने उसे यह भी कहा था कि तुम उसे एस्ट्रोनॉट का सूट पहनाकर स्पेस में ले जाओगे जहां वो हवा में तैरते हुए सो सकती है। तुमने दोदो को गोद में उठाया और प्यार से बोला, हाँ मेरी बच्ची, जैसे ही हम नॉर्थ वेस्ट पहुंचेंगे पापा स्पेस एलिवेटर का काम खत्म कर देंगे और फिर पापा दोदो को स्पेस में ले जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू पापा। बच्ची खुशी से पूरे घर में उछलने लगी। स्पेस में जाने की खुशी से उसका चेहरा लाल हो रहा था। और हाँ, तुमने स्माइल करते हुए कहा, पापा को याद है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। हम तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ही स्पेस में जाएंगे। ओके? याई। ओके पापा। दोदो ने तुम्हारे गले में अपनी बाहें डाली और प्यार से बोली, तो पापा मुझे बर्थडे गिफ्ट में क्या देंगे? तुम्हारे पास खड़ी लियू रुयान हंस पड़ी। उसने दोदो के गाल खींचते हुए कहा, अरे दोदो, पापा तुम्हें स्पेस में ले जा रहे हैं। क्या ये गिफ्ट काफी नहीं है? हा नहीं रुयान, दोदो के लिए ये गिफ्ट छोटा है। तुमने हंसते हुए कहा, पापा स्पेस में जाकर दोदो के लिए चांद मून तोड़कर लाएंगे। क्या दोदो को चांद बहुत पसंद है? मम्मी ने बताया था कि चांद पर एक फेरी रहती है। पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है। दो की बातें सुनकर तुम जोर जोर से हंसने लगे। तुम्हारा मूड बहुत अच्छा था। दो खुशी से पूरे घर में नाच रही थी और तुम प्यार से अपनी बेटी को देख रहे थे। तुमने पिछले 6 साल से अपनी बेटी को नहीं देखा था और अब तुम वो सारी कसर पूरी करना चाहते थे। तुम उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। लियू रुयान धीरे से तुम्हारे पास आई और तुम्हारे गाल पर एक किस किया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही पीसफुल स्माइल थी। उसका प्यार, उसका पति अब उसके पास था। इससे बड़ी खुशी उसके लिए कुछ नहीं थी। यही तो फैमिली होती है, एक प्यार करने वाला पति और एक क्यूट सी बेटी। लियू रुयान फ्यूचर के खूबसूरत सपने देख रही थी। जहां भी वो तीनों साथ होंगे वही उनका घर हो। हालांकि वो चाहती थी कि तुम हमेशा उनके साथ रहो, पर वो जानती थी कि तुम सिर्फ उसके पति नहीं हो, तुम लोंगो के नेशनल ट्रेजर हो। तुम देश के हीरो हो। वो खुदगर्ज नहीं हो सकती थी। तुम्हारा जन्म लोंगो को बदलने के लिए हुआ है और अगर लोंगो सेफ रहेगा तभी तो उनका घर सेफ रहेगा। देश है तभी तो घर है। ये सोचकर लियू रुयान ने स्माइल की और कहा, चलो अब बाप बेटी का प्यार खत्म हुआ हो तो खाना खा ले, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ बिल्कुल। तुमने स्माइल करते हुए दोदो का हाथ पकड़ा और डाइनिंग टेबल की तरफ चलने लगे। पर जैसे ही तुम तीनों ड्राइंग रूम में पहुंचे, टीवी पर चल रही न्यूज की आवाज ने तुम्हारे कदम रोक लिए। क्या हाइदाउ सिटी लोंगो का हिस्सा नहीं है? ये तो हद हो गई। लोंगो में रहकर ये टेररिस्ट ओपनली लॉ की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है? और इन टेररिस्ट के पास मिलिट्री वेपन्स कहां से आए? इन्हें इतनी पावर किसने दी? तुम्हें पहले तो कुछ समझ नहीं आया, पर फिर तुम्हारी नजरें टीवी स्क्रीन पर गईं। न्यूज में जिस टेररिस्ट ग्रुप की बात हो रही थी वो कोई और नहीं बल्कि तुम और तुम्हारी मिलिट्री फोर्स ही थी। टीवी देखते ही लियू रुयान का चेहरा चिंता से भर गया। वो डरते हुए तुम्हारी तरफ देखने लगी, पर तुम्हारे चेहरे पर कोई डर नहीं था। तुम्हारी आंखें एकदम ठंडी थी और उनमें एक खौफनाक मर्डर इंटेंट था। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी दो की प्यारी सी आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा। वो रोते हुए बोली, टीवी वाले अंकल झूठ बोल रहे। मेरे पापा कोई टेररिस्ट नहीं है। पापा तो मम्मी और दो को बचाने आए थे। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो सुपर हीरो हैं। दो की मासूम बातें सुनकर तुम्हारे दिल में एक अजीब सी शांति आ गई। दो सही कह रही है, मैं कोई विलन नहीं हूं। तुम्हें बाई इंचुआन की आखिरी बात याद आई कि वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।
तो ये बाय फैमिली का काउंटर अटैक है। हाँ, मुझे लगा था कुछ बड़ा करेंगे, पर ये तो बहुत जल्दी आ गए। तुमने एक ठंडी स्माइल दी। तुम्हें इस मीडिया न्यूज की कोई परवाह नहीं थी। रुयान, टेंशन मत लो। तुमने रुयान का हाथ पकड़ा और बहुत प्यार से कहा, ये न्यूज मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पेस एलिवेटर प्रोजेक्ट है। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। क्या सच में कुछ नहीं होगा? रुयान अभी भी डरी हुई थी। वो तुम पे ट्रस्ट करती थी, पर उसे पता था कि दुश्मन बहुत खतरनाक और कमीने हैं। वो तुम्हें फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, और मीडिया को कंट्रोल करना तो उनके बाएं हाथ का खेल था। रुयान की टेंशन वाजिब थी, क्योंकि टीवी पर जो न्यूज चल रही थी वो साफ साफ तुम पर एक सीधा अटैक था। बीप बीपित तभी तुम्हारा फोन बजट उठा। कॉलर आईडी देखकर तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तुमने फोन उठाया। हेलो डॉक्टर युआन, चिन यांग। तूने न्यूज देखी? डॉक्टर युआन की आवाज में एक खौफनाक गुस्सा और टेंशन थी। उनकी आवाज से ही पता चल रहा था कि वो कितने गुस्से में होंगे। तुमने हंसते हुए कहा, डॉक्टर युआन, मैंने अभी अभी न्यूज देखी है, टेंशन मत लीजिए। ये सब बाय फैमिली के बचे हुए चूहों का काम है। ये सब बेवकूफ है। तुमने एक गहरी सांस ली और बहुत कामली कहा, सच कहूं डॉक्टर युआन, तो मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है। ये सब तो बस जोकर है। तुम्हारा दिमाग अभी सिर्फ स्पेस एलिवेटर प्रोजेक्ट पर फोकस था। डॉक्टर युआन, मैं जल्दी से प्रोजेक्ट बेस पर आना चाहता हूं। इस फालतू के ड्रामा में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया है और प्रोजेक्ट पहले ही डिले हो चुका है। मुझे अब और वेट नहीं करना। हमें जल्दी से काम स्टार्ट करना चाहिए। तू सही कह रहा है चिन यांग, हमारे पास सच में टाइम नहीं है। टॉप अथॉरिटीज से ऑर्डर आ चुका है कि प्रोजेक्ट को स्पीड अप किया जाए, और अब चूंकि तू वापस आ गया है तो हमें प्रोजेक्ट की टेंशन नहीं है। लगता है हम जल्दी ही फेस टू फेस मिलने वाले हैं। कुछ